सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपके लिए क्रिया पाठ लेकर आई हूँ। क्रिया क्या होती है या क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से है, ध्यान से सुनेंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है। कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो की जाती हैं, जैसे कि मनुष्य करता है, जैसे कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ क्रिया कर रहे हैं हम। और कुछ क्रियाएं स्वयं होती रहती हैं, यानी कि अपने आप होती रहती हैं, जैसे नदी में पानी बह रहा है, दिन रात बन रहे हैं, सूरज निकल रहा है, अपने आप अस्त होता है, या चंद्रमा जो है वो अपने आप उदित होता है, अपने आप ही अस्त होता है, या हमारी जो है शरीर की जो है और अंग जो हैं वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, भोजन जो है वो अपने आप पचता रहता है। इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो अपने आप होती रहती हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, माली फूल तोड़ता है। यहाँ पर माली जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, तो क्रिया भी उसकी पुल्लिंग और एक वचन ही होगी, जैसे तोड़ता है। दूसरा है हमारा चिड़िया। चिड़िया क्योंकि एक स्त्रीलिंग शब्द है, चिड़ियाँ चूँ चूँ करती हैं, तो चिड़िया जो है, चिड़िया बहुवचन शब्द है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग होगी, करती हैं। दूसरा वाक्य है इसका, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक के जो विभक्ति चिन्ह है उनका प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारी जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। जैसे राधा ने गाना गाया, तो यहाँ राधा क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसके अनुसार क्रिया हमारी नहीं बदल रही, बल्कि किसके अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार। और कर्म क्या है हमारा, गाना, तो गाना गाया। दूसरा उदाहरण है हमारा, माँ ने रोटियाँ खाई। माँ ने रोटियाँ खाई, तो माँ ने रोटियाँ जो खाई हैं, तो रोटियाँ शब्द जो है वो क्या खाई, माँ ने क्या खाई, माँ ने रोटियाँ खाई। तो माँ ने रोटियाँ खाई, तो यहाँ पर रोटियाँ जो शब्द है वो आपका बहुवचन शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो है हमारी क्रिया भी क्या होगी, स्त्रीलिंग शब्द और बहुवचन होगी। तीसरा है हमारा, क्रिया जो है वो विकारी होती है, यानी कि कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार यदि इसके रूप बदलते हैं वहाँ पर जो है आपके, जैसे कि कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे लिंग के आधार पर हमने बताया, रोहन स्कूल जाता है, सीमा स्कूल जाती है, तो रोहन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग हो गई। सीमा स्कूल जाती है, तो सीमा स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई। दूसरा है वचन के आधार पर, जैसे हमने कहा हाथी खड़ा है, तो हाथी एक वचन का बोध करा रहा है, तो क्रिया उसकी एक वचन होगी, खड़ा है। हाथी खड़े हैं, तो यहाँ पर भी आपका हाथी जो है वो बहुवचन का बोध करा रहा है और क्रिया जो है हमारी वो है खड़े हैं। तीसरा है हमारा काल के आधार पर। काल के आधार पर जैसे मैं कल घूमने जाऊंगी, तो यहाँ मैं जाऊंगी, और दूसरा उदाहरण इसका लिया हमने, मैं कल घूमने गई थी। वाक्य एक तरह से ही हैं, लेकिन दोनों में क्रिया बदल गई है, यानी कि एक भविष्यत काल का बोध करा रहा है और दूसरा हमारा भूतकाल का बोध करा रहा है। धातु क्या होती हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। जैसे लिख से बनाया हमने लिखना, लिखाई, लिखा, लिखूंगा, लिखता आदि। धातु बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि धातु के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा सामान्य धातु। सामान्य धातु जो है वो हमारा इस प्रकार से है, जिस वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दिया, रमा सेब लाई, तो यहाँ एक ही प्रकार का भेद होगा। दूसरा हमारा भेद है इसका व्युत्पन्न धातु। दूसरा क्या है हमारा, व्युत्पन्न धातु। जैसे बात का बताना, चलना का चलाना, दे का देना। और नाम धातु है, जैसे अपना, अपनाना, शर्म, शर्माना, गरम, गरमाना आदि।
तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है हमारा कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? बच्चों, अकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है बिना कर्म के, अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं होता या जिसमें कर्म नहीं होता, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा, बच्चा हंस रहा है, तो बच्चा जो है वो कर्ता कारक है और हंस रहा है वो हमारी क्रिया है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है। या मैंने दूसरा उदाहरण दिया, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी जो है वो हमारा कर्ता कारक है और उड़ते हैं हमारी क्रिया है। यहाँ पर भी हमारा जो है कर्म नहीं है। कि इसकी पहचान के लिए बच्चों, सबसे पहले क्रिया से पहले यदि हम किसको या क्या का प्रश्न लगाएंगे और यदि हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है तो समझ लो वहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे एक उदाहरण दिया कि राम लिख रहा है। अब राम लिख रहा है, इसमें राम तो कर्ता कारक हो गया, लिख रहा है वो हमारी क्रिया हो गई, लेकिन क्या लिख रहा है इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है इसका सकर्मक क्रिया। सकर्मक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख किया जाता है या जिसमें कर्म पाया जाता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने कहा, बच्चा गाना गा रहा है। बच्चा गाना गा रहा है, तो बच्चा जो है वो हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, और गाना जो है वो हमारा कर्म हो गया, और गा रहा है हमारी क्या हो गई, क्रिया। तो बच्चा क्या गा रहा है, गाना, तो यहाँ पर हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा आता है, इसमें भी सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम 2-3 तरह से प्रश्न करेंगे। जैसे हमने कि इसकी पहचान के लिए यदि हम क्या, किसे या किसको का प्रश्न लगाकर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर अगर हमें वाक्य में मिल जाता है तो समझ लो वहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मैंने एक बताया, माली जो है घड़े बना रहा, माली जो है वो क्या कर रहा है, पौधों में पानी दे रहा है। माली पौधों में पानी दे रहा है, तो माली क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, और किस में दे रहा है, पौधों में दे रहा है, तो यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का उल्लेख होता है, जिस क्रिया में उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया में एक कर्म का बोध होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा आम का खा रहा है। बच्चा आम खा रहा है, तो यहाँ बच्चा जो है वो हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, और क्या खा रहा है, आम। आम जो है वो हमारा कर्म हो गया और खा रहा है वो हमारी क्रिया हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्मों का बोध होता है या जिस क्रिया में दो कर्म पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा, दादी बच्चों को खाना खिला रही है। दादी बच्चों को खाना खिला रही है, यहाँ पर दादी जो है वो हमारा कर्ता हो गया, और किसको खिला रही है, बच्चों को। क्या खिला रही है, खाना, तो खाना और बच्चों को जो है दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, और खिला रही है हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया। या हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि दादाजी जानवरों को चारा डाल रहे हैं। दादाजी जानवरों को चारा डाल रहे हैं, तो दादाजी कर्ता हो गया और जानवरों को आपका कर्म हो जाएगा और चारा आपका दूसरा कर्म हो जाएगा और डाल रहे हैं हमारा क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद बच्चों, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, दूसरा है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में एक ही कर्म होता है उन्हें हम सामान्य क्रिया कहते हैं।
दूसरा है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों वह होती है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उस कार्य को किसी और से करवाता है, अर्थात किसी दूसरे को कार्य करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, माँ ने पुत्र से सब्जी मंगवाई, तो माँ ने वो सब्जी लाने का कार्य स्वयं न करके किससे करवाया, अपने पुत्र से करवाया। या दूसरा उदाहरण मैंने दिया, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो माँ स्वयं कपड़े ना धोकर किससे धुलवा रही है, धोबी से धुलवा रही है। तो वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया बच्चों दो प्रकार की होती है, एक है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे मैंने कहा, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, तो अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो यहाँ पर आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित ना होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया, अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है, तो अध्यापिका स्वयं पाठ ना पढ़कर किनसे पढ़वा रही है, यहाँ पर बच्चों से, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है एक से अधिक क्रिया होना। जैसे मैंने कहा, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या हो गई हमारी, पढ़ना, पढ़, और दूसरी क्या है हमारी, सहायक क्रिया, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो गई। या दूसरा उदाहरण दिया, मामा जी कल चले जाएंगे, तो मामा जी कल, चले का एक मुख्य क्रिया होगी, जाएंगे आपका क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, तो इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला है हमारा जैसे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जब हम प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाते हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनती है, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लिया हमने, जैसे बात का हमने किया बतियाना, दोहरा दोहराना, खटखट खटखटाना, अपना अपनाना। इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपके हमारे क्या होंगे, नाम धातु क्रिया। इसके अलावा जैसे हमने एक शब्द दिया खटखट, खटखटाना, हिन हिन हिनहिनाना आदि। अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। वह क्रिया जिसका पूर्ण होना दूसरी क्रिया से पूर्व पाया जाता है, यानी कि एक क्रिया के समाप्त होने से पहले दूसरी क्रिया समाप्त हो चुकी हो, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा, दादाजी टीवी देखकर सो गए, तो दादाजी ने सोने से पहले कौन सी क्रिया समाप्त की, टीवी देखने का कार्य समाप्त किया, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। या मोहन खाना खाकर खेलने चला गया, तो मोहन ने पहले क्या किया, खाना खाया और उसके बाद कहाँ चला गया, खेलने चला गया, तो यहाँ दो क्रियाएं हो गई। अंतिम है हमारा कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया जो क्रियाएं जो हैं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर बनती हैं, उन्हें हम कृदंत क्रियाएं कहते हैं। जैसे पढ़ के साथ आ प्रत्यय लगाया, पढ़ता बन गया, दौड़ के साथ कर प्रत्यय लगाया तो दौड़कर बन गया, देख के साथ आ प्रत्यय लगाया तो वो आपका देखा बन गया। तो बच्चों इस पाठ की अच्छे से दोहराई करेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी कि अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को आपको लिखना है ध्यान से। और इसके अलावा जो है इसका अभ्यास कार्य जो है उसके प्रश्नों को भी आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उनके उत्तरों को भी ठीक से